प्रिय विद्यार्थियों, पिछली बार हमने भारत की भूवैज्ञानिक संरचना के इतिहास के बारे में पढ़ा था और भूवैज्ञानिक समय मापनी के बारे में भी अध्ययन किया था। हमने वीडियो बना करके आपको दे दिया है। आपने देख लिया होगा कि किन किन युगों में, किन किन महाकल्पों में, कितने मिलियन वर्ष पूर्व कौन सी शैलों का निर्माण हुआ था। तो भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में भी बता दिया था। आज स्पेशल रूप से आपको हम प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे। आज से 50 करोड़ वर्ष पूर्व इस प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति हुई है। हमारा जो प्रायद्वीपीय भाग है वो गोंडवाना का ही अंग है और ये जो गोंडवाना का जो पार्ट है, दक्षिण भारत है, कभी भी सागर तल के नीचे नहीं डूबा है। इस प्रायद्वीपीय भूभाग में पर्वत निर्माणकारी हलचलों से ये पूरा या पूर्ण रूप से अप्रभावित रहा है। इस प्रायद्वीपीय पठार पर जो शैलें बिछी हुई है, क्योंकि लावा के द्वारा बनी हुई है, इसलिए यहाँ की जो शैलें हैं, शैल जो स्तर हैं, वो हॉरिजॉन्टल रूप से, क्षैतिजिक रूप से फैला हुआ है या फैली हुई है। भूगर्भिक हलचलों के कारण यहाँ प्रायद्वीपीय भारत में विशेषकर भ्रंश घाटियों का निर्माण हुआ है। ऐसी ही भ्रंश घाटियों में हमारी नर्मदा और ताप्ती नदियों का प्रवाह होता है। दामोदर, सोन नदी, महानदी, गोदावरी में कोयले का जो भंडार पाया जाता है और व्यापक ज्वालामुखी से यहाँ पर गहरे निक्षेप हुए हैं लावा के और डक्कन ट्रैप की रचना हुई है। इसकी जो दक्षिण ट्रैप की जो रचना है वो पूरा कैम्ब्रियन कल्प के अंतर्गत कठोर रवेदार शैलों से हुई है। अपरदन से ये शैलें अनावृत हो चुकी हैं। प्रायद्वीपीय पठार की भूवैज्ञानिक संरचना, प्रायद्वीपीय पठार मध्य जो दक्षिण से लगाकर आगे मध्य भारत तक इसकी जो शाखाएं हैं जो फैली हुई हैं। पश्चिम में हम गुजरात कच्छ की खाड़ी से लेकर के पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ और राजमहल की पहाड़ियों से आगे पूर्वोत्तर भारत में शिलोंग के पठार तक इसका विस्तार पाया जाता है। और इस प्रायद्वीपीय भारत की रचना बड़ी ही जटिल है। इसको हमने अलग अलग भागों में बांट करके देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला है आर्कियन समूह। आर्कियन समूह के अंतर्गत देश का जो उड़ीसा है, असम है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र में इस प्रायद्वीपीय भारत के उड़ीसा, असम और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में रवेदार और कायांतरित निश शैलें पाई जाती हैं। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की श्रेणियों में आर्कियन समूह की शैलें बिखरी हुई अवस्था में पाई जाती हैं। इससे आर्कियन समूह की शैलों को हमने 3 भागों में बांट दिया है। पहला है बंगाल निश। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और नीचे कर्नाटक में जो कायांतरित शैलें हैं, इसमें कोयले व लोहे की प्रचुरता है। दूसरा है बुंदेलखंड निश। पूरे ही बुंदेलखंड क्षेत्र में फैली हुई ये शैलें पाई जाती हैं। दक्षिण में नीलगिरी निश। नीलगिरी निश को चार्नोकाइट सीरीज भी कहते हैं और इस चार्नोकाइट सीरीज में ही सोना और हीरा पाया जाता है। दूसरा जो समूह है धारवाड़ समूह। डॉक्टर वाडिया के अनुसार कायांतरित अवसादी शैलें जो आर्कियन निश के किनारे हैं, उसके किनारे पर जो सक्रिय भू अभिनतियां हैं,
तो इन भू अभिनतियों में जो शैलें बनी है उनको हम धारवाड़ क्रम की शैलों के नाम से, आर्कियन समूह के जस्ट किनारे वाली जो शैलें पाई जाती हैं उनको हम धारवाड़ क्रम की शैलों के नाम से जानते हैं। इसको 4 भागों में बांटा जा सकता है कि धारवाड़ समूह की शैलें हैं वो कहाँ कहाँ हैं भारत में। कर्नाटक, धारवाड़ और बेल्लारी, ये एक बेल्ट हो गई। दूसरे में छोटा नागपुर के जो उत्तरी सिरा है और वो दक्षिण सिरा है, वहाँ पर ये पाई जाती हैं। थर्ड क्रम में पूरे नागपुर के चारों ओर इस बेल्ट में पाई जाती हैं। और धारवाड़ समूह की शैलों में जैसा कि अभी हमने बताया कि जो अरावली प्रदेश हैं उसमें ही पाए जाते हैं, तो उसके किनारों पर भी धारवाड़ क्रम की शैलें पाई जाती हैं। तीसरा जो हमारा ग्रुप आता है वो है कुदप्पा क्रम की शैलें। कुदप्पा समूह धारवाड़ के अंतिम भाग में भू संचलन हुई। धारवाड़ युग के जो अंतिम पार्ट था और इस पार्ट के अंतर्गत धरातल पर व्यापक रूप से अर्थ मूवमेंट हुआ, भू संचलन। और इन भू संचलनों से ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां बनी। पर्वत श्रेणियां बन जाती हैं तो ऊपरी एजेंट कार्य करने लग जाते हैं, हवा है, पानी है आदि। तो इन ऊपरी एजेंट के माध्यम से या अपर्दनकारी शक्तियों के माध्यम से ये पहाड़ियां अपर्दित हुई और अपर्दित होने के फलस्वरूप इसका जो मलबा है, जो भू अभिनतियां बनी थी, तो उन भू अभिनतियों के बीच में जाकर के ये डिपॉजिट हो गई, निक्षेप हो गई। और इसी निक्षेपण के कारण कुदप्पा क्रम की शैलों का जो निर्माण हुआ, उन्हीं को हम कुदप्पा क्रम की शैलें कहते हैं। अब ये शैलें जो विशेषकर नदी घाटियों में जो भू अभिनतियां बनती है उसी में जाकर के डिपॉजिट होती हैं, तो स्वाभाविक है कि नदी घाटी क्षेत्रों में ही इनका विस्तार या फैलाव पाया जाता है। तो ऐसी भारत में जो भू अभिनतियों में ये जो जिन शैलों का निर्माण हुआ है, कुदप्पा क्रम की शैलों का निर्माण हुआ है, इसमें कृष्णा व पेनार नदियों के मध्य है और महानदी के ऊपरी घाटी में इनका विस्तार हुआ है। इन घाटियों में स्लेट, क्वार्टजाइट और चूना पत्थर की प्रधानता पाई जाती है। चौथा है विंध्यन समूह की। कुदप्पा के बाद हम विंध्यन समूह की शैलों के अंतर्गत आते हैं। इन शैल समूहों में चूना पत्थर, बालू पत्थर की अधिकता पाई जाती है। कृष्णा, पहला इसका जो बेल्ट है कृष्णा और पेन्नार घाटी जो कुदप्पा शैलों के ऊपर पाई जाती है। इन शैलों का क्रम अलग है। धारवाड़ आर्कियन के बाद धारवाड़ आता है, धारवाड़ के कुदप्पा आ जाती है, कुदप्पन के बाद विंध्यन शैलों का विस्तार पाया जाता है। दूसरा है चंबल व सोन नदी घाटी क्षेत्र में है और अरावली के निकट, हमारे राजस्थान में अरावली के पश्चिम भाग में उसके निकट जो जोधपुर जिला है उसके आसपास जो विंध्यन क्रम की शैलें पाई जाती हैं। पांचवा है गोंडवाना समूह की शैलें। इसी में जो गहरे बेसिन व झीलों में इन शैलों का निर्माण हुआ है, जो पैनगंगा और गोदावरी घाटी, महानदी व ब्राह्मणी के तालचेर क्षेत्र में, नर्मदा व सोन के जो शीर्ष भाग हैं जहाँ से इनका उद्गम होता है, दोनों ही नदियाँ, एक तरफ नर्मदा का उद्गम हो जाता है, दूसरी तरफ सोन का उद्गम हो जाता है। नर्मदा का उद्गम हो करके अरब सागर में गिरती, सोन बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है गंगा क्रम के साथ। तो इनके शीर्ष भागों पर ये गोंडवाना समूह की शैलें पाई जाती हैं। और दामोदर घाटी भी इसी क्रम का है। इन गोंडवाना समूह की शैलों में देश का 90% कोयला है, जो या कोयले के भंडार इसमें पाए जाते हैं। और लास्ट में हमारा जो दक्षिण का लावा पट्टा है ना, ऊपरी पश्चिम भाग में बेसाल्ट लावा से
5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्रिटेशियस कल्प के अंतिम भाग में दरारी उद्गार हुए, मतलब भ्रंश घाटियों से लावा का निःसृत होकर के धरातल पर फैलने को हम दरारी उद्गार कहते हैं। और ये 600 से 1500 मीटर मोटे लावा के निक्षेप बने। कहीं कहीं पर इन दक्कन ट्रैप में जो इसकी अधिकतम गहराई है लावा की है वो 3000 मीटर की गहराई पर स्थित है। इस तरह से हमने जो दक्कन के पठार की जो भूगर्भिक संरचना है उसको देखने का प्रयास किया, आपको इसमें बताया और पहले मैप के द्वारा भी बताया, आपको नदियों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की नदियां हैं उसको मैंने मैप के माध्यम से आपको बताया था कि जो नदियां हैं इन दक्कन का लावा का निर्माण किन नदियों के बीच में हुआ, गोंडवाना समूह की जो बेल्ट हैं वहाँ वो कहाँ हैं, विंध्यन क्रम की समूह के शैलों के द्वारा कौन से खनिज हैं, उदप्पा क्रम के शैलों के अनुसार कौन से खनिज हैं, देन धारवाड़ और आर्कियन समूह कर। यहाँ हम भूगर्भिक संरचना पढ़ने के साथ ही सीखते हैं कि आर्कियन समूह की शैलें अति प्राचीन हैं और उन्हीं शैलों के अवसादीकरण या अपरदन के कारण अवसादी शैलें बनी, उनको हम धारवाड़ क्रम की शैलों के रूप में जानते हैं। इस तरह से क्रमशः हमने जो भूगर्भिक दक्षिण भारत का भूगर्भिक जो इतिहास है या उसको जानने का प्रयास किया और उसके माध्यम से इस पूरी बेल्ट में कौन कौन सी भू हलचलें हुई, कौन सी भू हलचलों में कौन से खनिजों का निर्माण हुआ। जैसे चार्नोकाइट्स की जो हलचलें हुई तो उस बेल्ट के अंतर्गत जो बेल्ट हैं वहाँ पर हीरा और सोना पाया जाता है। तो इस तरह से विद्यार्थी सामान्य रूप से पढ़ता है, लेकिन जो भूगर्भिक इतिहास की दृष्टि से उसको जब भारत के भूगोल को समझने का प्रयास करता है तो निश्चित रूप से जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उसके प्रश्न पत्र हैं जो अंदर से बनाए जाते हैं। तो इसकी जो हमें शुरुआत से लेकर के इसकी पढ़ाई करेंगे और समझ करके इसकी पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से विद्यार्थी है जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल होंगे। आज इतना ही और अगले वीडियो में मैं आपको तटीय भारत के बारे में बताऊंगा।